प्रिय विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट में सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत आपका एक टॉपिक है बुद्धि, जिसको अपन इंटेलिजेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले योग्य फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, और बुद्धि लब्धि माप जिसको अपन IQ बोलते हैं, ये प्रमुख बातें इसके तहत अपन बातचीत करेंगे इसके बारे में। बुद्धि की परिभाषा के अलग अलग प्रकार की परिभाषा योग्यता के अनुसार दी गई है। एक तो समाज किस प्रकार हम एबिलिटी टू एडजस्ट करते हैं उसके अनुसार, दूसरे है सीखने की योग्यता के आधार पर, और तीसरा है अमूर्त चिंतन को प्रबंध करने की योग्यता। तो आपको जो भी डेफिनेशन याद करनी है उसमें कोई सी भी एक डेफिनेशन आप ले सकते हैं, सभी के अनुसार आपको परिभाषित नहीं करना है। तो गेरेट हैं, गेरेट के अनुसार बुद्धि क्या होती है कि गेरेट कहते हैं कि बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो इनमें दो बातें दी गई हैं, ज्ञान और प्रतीक का उन्होंने हाईलाइट किया है। तो और उनके द्वारा समस्याओं को हल करना है, आपको कोई ज्ञान है अपने पास और कोई प्रतीक दे रखा, उसके अनुसार आप उसका क्या अर्थ निकालते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपने शब्द देते हैं किसी को, कोई रेखा चित्र बना दिया ट्राइंगल का, फिर पूछा जाए क्या चीज़ है, कोई समीकरण सोल्व करना है, कोई सूत्र हैं। तो इनके अनुसार बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती हैं। ज्ञान भी चाहिए और प्रतीक भी चाहिए। एग्जाम्पल में शब्द, रेखा चित्र, आपका समीकरण और सूत्र। एक स्टर्न ने एक छोटी सी परिभाषा दी है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि है। नई परिस्थितियों में समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है, उसकी योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। बर्ट कहते हैं कि यह लचीले समायोजन की क्षमता है। ये परिभाषा आप बुद्धि की कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। एक सामान्य प्रकार हम लेते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, अमूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्ययन करते हुए समस्याओं का हल करना है, शब्द कोई दे रखा उनके अनुसार संख्याओं, सूत्रों, चिन्हों एवं चित्रों के रूप में प्रदर्शन करने की योग्यता को दर्शाना बुद्धि कहलाता है। वो उसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि। जब हम पढ़ाई करते हैं और हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उस समय हमको एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, इसको कॉन्क्रीट और मैकेनिकल और मोर्टार इंटेलिजेंस कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोई अपन मशीन है, कोई औजार है, कंप्यूटर चलाना है, लैपटॉप चलाना, कोई मशीन चलानी है, इस प्रकार की योग्यता है, वो कहलाती है आपकी मूर्त या यांत्रिक योग्यता। जैसे कोई नृत्य सीखना है, कोई पेंटिंग बनानी है, ड्राइंग करनी है, कोई खेल खेलना है, जैसे भरतनाट्यम सीखना है, मोहिनी अट्टम है, जो भी ये इस प्रकार की बुद्धि वो कहलाती है आपकी यांत्रिक या गतिचालित बुद्धि कहलाती है। तीसरी कहलाती है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। यह बुद्धि क्या होती है कि जो सामाजिक परिस्थितियों हैं उनके तहत समूह के सदस्यों में किस प्रकार से समायोजन किया जाए, मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए, इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करती हैं। ये 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं। पहला अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख रूप से आते हैं
पहला है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक में क्या होता है कि जो अपने को अपने पेरेंट्स से फोर फादर से, पिताजी से, दादाजी से या और पूर्व की पीढ़ियों से जो हम लेकर के आते हैं, हमारे जीन्स में होता है, वह फैक्टर भी प्रभावित करता है। यह भी एक सर्वमान्य बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि दादाजी इंटेलिजेंट थे या होशियार थे, किन्हीं समस्या को हल करने में तुरंत बुद्धि रखते थे, तो पोता भी उसके अनुसार ही इंटेलिजेंट हो। फिर भी एक फैक्टर है, एक कारक है जो कि बुद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा है प्रजाति रेशियल। रेशियल में ऐसा माना जाता है कि कुछ जाति विशेष किसी कार्य को करने में होशियार होती हैं, महत्वपूर्ण होती, किसी समस्या को सोल्व करने में भी मानते हैं कि ये समाज या इस समाज के लोग होशियार होते हैं किसी समस्या को सोल्व करने में। दूसरा इसमें पैतृकता भी आती है, जो पिताजी से आपको मिलता है। दूसरा जो सामाजिक कारक है, सामाजिक कारक में ये आता है आपका परिवार, कौन से परिवार से आप बिलोंग करते हैं, वो भी प्रभावित करता है। आपके पड़ोस के लोग कैसे हैं, इनके साथ आपका संबंध है, संपर्क है। तीसरा फैक्टर इसमें शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में आपके विद्यालय है जहाँ से आप पढ़े हैं, आपके शिक्षक ने आपको क्या जानकारी दी है, कैसा ज्ञान दिया है, पढ़ाने के उनके तरीके क्या थे, किस प्रकार का पाठ्यक्रम आप पढ़ करके आए हैं और कितने अनुशासन में वहाँ पर आप रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल लेवल में बच्चा अनुशासन में रहता है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों का वहाँ पे रोल रहता है, टीचर का रोल होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होती है और शिक्षक भी बार बार इस चीज़ को अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करता है। परंतु यही बात जब बालक महाविद्यालय में आता है तब इन चीज़ों को भूलता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारक भी होते हैं, जैसे वातावरण का कारक, प्रशिक्षण, जहाँ से आपने प्रशिक्षण किया है, एक तकनीकी ज्ञान भी है आपका कितना है, और एक महत्वपूर्ण कारक जो इच्छा शक्ति। अगर किसी को पूर्व में कोई नहीं आई चीज़ है तो वो बाद में भी सीख सकता है, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। एक आपका है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि इसको आईक्यू बोलते हैं, अपन कहते हैं ना आईक्यू इसका कम है। तो जो आईक्यू की जानकारी है वो सर्वप्रथम स्टर्न ने दी थी 1912 में। उन्होंने मानसिक आयु, व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु में संबंध स्थापित करने के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया था। इसी को बाद में जो टर्मन थे उन्होंने उसको आईक्यू का नाम दिया। तो आईक्यू के द्वारा बुद्धि को मापा जाता है, किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। तो उसमें क्या, उसका एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसको बोलते हैं मानसिक आयु को डिवाइड करना आपको वास्तविक आयु से मल्टीप्लाइड 100। जैसे कि कोई बच्चा 8 साल का है और वह बच्चा 12 साल या 15 साल के बच्चे के बराबर ज्ञान रखता है, किसी समस्या को सोल्व कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु अथवा उसकी योग्यता 10 साल होगी। तो ये फॉर्मूले अपन, इसके अनुसार हम किसी का आईक्यू निकाल सकते हैं। इस आईक्यू के आधार पर भी फिर बुद्धि के वो बता रखा है कि किस आईक्यू किसका कितना होगा तो अपन उसको क्या कहेंगे। तो उसमें ये बताया गया कि जो जिसका आईक्यू 140 से ऊपर है वो केवल 1% लोग होते हैं, पूरे समाज में 1% के आसपास होते हैं। उनको हम कहते हैं प्रतिभाशाली, जीनियस बोलते हैं, जीनियस बालक या जीनियस स्टूडेंट है, वो 1% होते हैं। दूसरा, जिनका आईक्यू 120 से 140 होता है वो 5% लोग होते हैं, उनको सुपीरियर बोलते हैं, प्रखर बुद्धि बोलते हैं। तीसरा, आईक्यू 111 से 120 तक का है, वो 14% होते हैं, वे तीव्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। और जिनका आईक्यू 91 से 110 है वो 60% होते हैं और वे सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। इसके बाद भी आगे भी वर्गीकरण है। तो ये आपका आईक्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 1912 में दिया गया था, स्टर्न ने दिया था और बाद में टर्मन ने इसको बुद्धि लब्धि नाम दिया था। तो ये बुद्धि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। धन्यवाद।